देखो, सबसे पहला काम, आपके पास एक सिलेबस कॉपी जरूर होनी चाहिए जब भी कोई तैयारी कर रहे हो। बेटा आप इधर, अब इसको समझा देते हैं क्योंकि ये मैं बहुत कम समझाता हूँ ना, बहुत ये बोलते हो रेयर में मुझे हमेशा याद ही नहीं रहता, मुझे समझाना है। आपको पहला काम है कि सिलेबस क्रिएट कर लो। सिलेबस क्रिएट तुम्हें नहीं करना है, ऑलरेडी सिलेबस बना हुआ है, ठीक है। देखो ये हमारे पास सिलेबस, पहला काम है सिलेबस की एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। सिलेबस की एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। बैठ गए आराम से जहां सुख शांति मिल जाए वहां बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस की एक हार्ड कॉपी निकलवाने में समझते हो क्या होता है? क्या? एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब देखो करना क्या है, आपके पास जो सब्जेक्ट बने हुए हैं और जिसमें आपको अच्छे से आता है उसको मार्क कर लो सिलेबस में ही, और जो अच्छे से नहीं आता है उसको बता दो कि हाँ ये चीज हमें नहीं आती। आपको फिर उठाने प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि कहाँ से क्या चीजें देखनी है। प्रीवियस ईयर पेपर खोलो, लगभग 5-6 साल का पेपर तुम देखो लगातार, और देखने के बाद ये देखो कि कहाँ से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है वो, या फिर ऐसा टॉपिक जो ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब कि ऐसा टॉपिक होता है ना कि हर टॉपिक में पूरी तरीके से क्या होता है, डिपेंड होता है, हर टॉपिक में मतलब लगा होता है। जैसे परसेंटेज है कि आप चाहे इधर की जितनी भी चीजें पढ़ोगे सभी जगह परसेंटेज जरूर लगा रहेगा, तो परसेंटेज हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सेलेक्ट करिए, पहला काम है सिलेक्शन करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। वो कैसे सिलेक्शन करना है? ऐसे मत सिलेक्शन कर लेना कि मतलब जहां से मनो वहां तुम उठा रहे हो पढ़ रहे हो, जहां मनो वहां तुम उठा रहे हो पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बैठ जाओ, आगे रिलैक्स रहोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ, सेलेक्ट करो और उसको क्या करो, पढ़ो। अब दूसरी चीज है, अब ये जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं कि खाली आपको 2-4 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए सेलेक्ट करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप चार्ट बनाएंगे अपना, क्या बनाएं, चार्ट। अब ये बोलो ये कभी बनाया ही नहीं होगा, चार्ट बनाया कभी? एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान देना, कंपटीशन की तैयारी हर एक करने वाले बंदे के पास एक सेपरेट जगह होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी बंदे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी सेपरेट जगह मतलब समझते हो? जैसे मेरा एक खुद का पर्सनल रूम है, मैं कहता हूं सबके पास पर्सनल रूम है, मान लो पर्सनल रूम नहीं भी है तो एक कोना तो पर्सनल हो सकता है ना। हमें बस एक कोना चाहिए, आपको खुले में नहीं पढ़ना है, कोना। जैसे मान लिया हमें अगर इस रूम में कोई बोले स्टडी जगह आप कौन से सिलेक्ट करोगे इस पूरे हॉल में, तो मैं ये जगह सिलेक्ट करूंगा, या फिर ये जगह, ये वाली, ये नहीं सिलेक्ट करूंगा। बिकॉज वाई, इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं ये जरूर सिलेक्ट करूंगा ये वाला, क्योंकि इधर मेरे पास कुछ कॉपी किताब रखने का मैं सिस्टम बना सकता हूँ। मेरे पास ये इधर रहेगा, मैं डिस्ट्रैक्शन, मेरे पास कोई चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। और दूसरी चीजें, मैं इस पूरे वॉल में अपना टारगेट चार्ट बना सकता हूँ। तो मेरे पास अगर स्टडी रूम बनाओगे तो मैं इसको जगह सेलेक्ट करूंगा अपना स्टडी वो बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, टेबल मेज बढ़िया रख के विधवा से मैं इधर बनाऊंगा। अगर दूसरी जगह अगर और कोई बोलेगा तो वो कोना, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन क्या, अब पता चला कि थोड़ी देर मंद कोनो आवाज वाला झांक के ले रहे हैं, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ये नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। अब यहां बैठे हो तो कोई आया गया उधर भी दिमाग जाएगा, ये कोने ऐसे हैं कि इधर दिमाग नहीं जाएगा कहीं भी, कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं या दुनियादारी दे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एक ऐसी जगह बनाओ। और दूसरी चीज ये है कि उसमें चार्ट बनाना स्टार्ट करो। चार्ट का मतलब क्या होता है? टारगेट चार्ट। टारगेट चार्ट कैसे बनाते हैं वो समझिए। अभी हमने बताया आपको ये समझना है कि पहले कौन से टॉपिक पढ़ें ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाए, उनका सिलेक्शन कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करने के बाद उनको एक अपने उसी सिलेबस, हमने बताया ना जो सिलेबस वाला हार्ड कॉपी निकालोगे उसमें मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो उस चीज को, और बता दो ये, और जैसे ये तुमने हाईलाइट कर लिया, और एक जो चार्ट बनाओगे, जैसे हमने लिखा हमें सीआई पढ़ना है, हमें पढ़ना सीआई, हमें पढ़ना डिस्काउंट, हमें पता चल गया हमारे एग्जाम में सीआई के 3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। सपोज कर लो हमें पता चला सीआई के 3 क्वेश्चन आते हैं, सीआई एसआई से 3 क्वेश्चन आते हैं, हमें हर साल पता चल गया कि आगे। और हमें पता है कि अगर सीआई एसआई हमें समझना है तो प्रॉफिट लॉस का नॉलेज और परसेंटेज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई से ऐसे टारगेट बना दिया। मतलब पहले हमें पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, सॉरी परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, और फिर सीआई और एसआई, ऐसे टारगेट बनाया। तो ये टारगेट चार्ट में होना चाहिए। जब एक टारगेट कंप्लीट हो जाए उसको गोला मार लो, उसमें लिख दो कंप्लीट, अगला, फिर इसको टिक कर दो, इसको चेक करना है। ये टारगेट चार्ट इस तरह बनाया जाता है। तो हर तरीके से आपको टारगेट चार्ट बनाना है।
ये एम है बेटा, बिना उसके डिसाइड नहीं कर पाओगे एम में। अब पता चला भेड़ों बकरियों की तरह पढ़ते रहोगे, जहां मन हो वहां से उठा लिया पढ़ने लगे। आप कभी भी कोचिंग कहीं जाए, जैसे मान लो आ जाए, सपोज करो मान लो ये लड़का आज आया, ये मान लो आज से स्टार्ट किया, आज तो मान लो प्रॉफिट लॉस का एंड चलने वाला है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको ये चाहिए कि हमें एंड से मतलब नहीं है। आप इसको ये अपनी जो स्ट्रेटजी है ना, इसको इनिशियली बनाना पड़ेगा। इसको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, इसको इनिशियली बनाना पड़ेगा। बीच का गैप आ जाएगा क्योंकि इसने पढ़ा नहीं है। मान लो पढ़ रखा अपने आप से ज्यादा अच्छी बात है, मान लो फिर भी नहीं भी पढ़ रखा है तो कैसे बनाएगा वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो बीच का गैप रख देना चाहिए और यहाँ से डिसाइड करना चाहिए, इसको ये वो टॉपिक मार्क कर लेने चाहिए कि हाँ इन टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसको इसमें मान लो समस्या आएगी तो इसको पता है कि समस्या को दूर करने के लिए हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो चीज नहीं निकाल पा रहा है तो टीचर से डिस्कस कर लो कि सर इस टॉपिक को हम और बेहतर कैसे समझ सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है। ये आपका टारगेट चार्ट हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए। अभी तो हम इसमें केवल मैथ्स में बता रहे हैं, आपको टारगेट चार्ट बनाना हर एक सब्जेक्ट में, और कुछ ऐसा ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूं। अब ये तो हो गया टारगेट की चीजें, हमने ऐसे सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने का तरीका हमने बताया, प्रीवियस ईयर पेपर खोलने हैं 4-5 साल के, ठीक है, उनको देखना है, एनालिसिस करना है, और साथ ही साथ हमें अपना सिलेबस अपने पास रखना है। उन टॉपिक को जरूर मार्क कर लेना है जो हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। फिर उनको पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए उनको मार्क कर लो, उनका एक चार्ट में इंक्लूड कर दो, और फिर टारगेट अचीव करना स्टार्ट कर दो। हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ना है। पहली बात समझ आ रही है। अब आप मान लो फ्रेशर हो तो आपका पहला टारगेट है, तो ये तो ठीक है आपने सेलेक्ट कर लिया। फ्रेशर में तो ये समझ नहीं आएगा कहाँ कौन इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ो। लेकिन आप इतना तो मुझे लगता है सब लोग तैयारी कर चुके हो कि 1-2 बार सिलेबस को पढ़ चुके हो, तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ ये। अब दूसरा पॉइंट आता है नोट्स कैसे तैयार करें। ये तो हुआ चार्ट के बारे में। टारगेट डेली के लिए तुम्हें रखने हैं, डेली टारगेट होना चाहिए सभी का कि हाँ मैथ्स में इतना टारगेट डेली में, फिजिक्स बोल रहा हूँ, रीजनिंग में ये टारगेट हो गया, जीएस में टारगेट हो गया, हिंदी में टारगेट, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का अलग। पर डे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ये भी दिमाग में डाल लो कि सब कुछ हम पर डे नहीं पढ़ना है। तो कुछ चीजें होती हैं जो अल्टरनेट पढ़ी जाती हैं, तो उनको बना लो। करंट अफेयर को अब रख सकते हो कि डेली का 1 घंटा मॉर्निंग में या इवनिंग में, जहां भी रखना चाहो वहां रख दो, लेकिन वो टाइम दो। फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो टाइम तुम्हें करंट को देना है तो देना है। तब जाके एक टाइम आएगा 1 साल बाद कि तुमसे करंट से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी है कि तुम्हें आएगी। आगे के 4 साल तक मतलब आगे मतलब सॉरी पीछे का, आगे तो आए ही नहीं, पीछे के 4 साल तक तुम्हें जब क्लियर रहेगा ना, तो कभी क्या है 2 साल पहला पूछ लेते हैं, कभी 1 साल के अंतर्गत पूछ लेते हैं, वही सर्कुलेट होने लगती हैं। तो 4 साल से अगर क्लियर कर लोगे तो हर साल तुम तैयारी कर रहे हो, हर साल नए नए ऐड होता रहेगा, वो आपको पढ़ाया हुआ रहेगा सब कुछ, फिर जहां से पूछा जाएगा कर सकते हो। और याद रखना जीएस में क्या इजी क्या डिफिकल्ट, जो पढ़ा फंसा इजी, और जो पढ़ा और ना फंसा तो टफ। भाई नहीं पढ़ी वाली चीजें आ गई हैं तो क्या हो गया टफ। जैसे अभी पेपर आया, जीएस बहुत टफ पूछी, यूपीएससी लेवल क्या है, बेसिक से पूछना। अब बेसिक से पढ़ा नहीं, वन ने सीधे पढ़ा कि हाँ अकबर के पापा को रहे नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं। हमने कहा कि ऊपर ऊपर चीजें पढ़ लिया, वन लाइनर, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब जैसे अकबर की पूरी कहानी पढ़ लो, हाँ अकबर का जन्म ऐसे, पूरी एक बार कहानी पढ़ ली, अकबर का जन्म ऐसे हुआ, फिर अकबर का पालन पोषण उन्होंने किया, अकबर के पिता ने ये किया, उसके बाद उन्होंने उनको मारा, ये राजा बने, पूरी डिटेल पढ़ लिया, तो आपके मन में पूरी चार्ट रहेगी। और ऐसे सीधे पढ़ लोगे सीधे वही रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो इनिशियली पढ़ोगे तो आप यूपीएससी हो क्या हो, हर तरीके से तुम पढ़ाई कर पाओगे, और अगर सीधे पढ़ोगे वन लाइनर तो हर जगह फंसोगे। फंसा तो फंसा, नहीं जय हिंद। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो जब पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको चाहिए कि शुरुआत से ही पढ़ो, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए बता सकते हो, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाएंगे, इस पर एक दिन ने लेक्चर भी दिया था, किसने बनाया, अब स्टार्ट कर लो। मां मूर्खों, बड़े बड़े जितने भी जान लो, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम को बीट करने बैठे हुए हैं, उनका एक बार इंटरव्यू पढ़ लेना, ये सुन लेना, देख लेना, कुछ भी कर लेना, आपको एक चीज मिलेगी, सभी ने एक प्रॉपर वे फॉलो किया, वो वे जो तरीका है ना वो सभी ने फॉलो किया है, तभी हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। और तभी कोई टॉप मारता है, तभी कोई अच्छा जगह पे पहुंच पाता है। तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो आप अभी पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपको जब भी जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ भी रहा है, एग्जाम पीरियड के जो 10-15 दिन होते हैं, अगर वो सब एक बार पुराना देख लोगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम के 1 महीने के उस टर्नओवर में आपको नया कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। हम लोग का जो टारगेट, जैसे मान लो सपोज करो 3 महीने बाद कोई एग्जाम लगने वाला यूपीपी का, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने में सिलेबस खत्म कर दें। हम 1 महीना पहले सिलेबस खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीने में हमें कुछ नया पढ़ाना ही नहीं है, 1 महीने में हमें बस रिवीजन करना है और कैसे कैसे स्पीड बूस्ट करें उस तरीके को फॉलो करना है,
ठीक है, नई चीजें नहीं कलेक्ट करनी है, बस उन्हीं पुरानी चीजों को रगड़ना है ताकि जब भी कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तुमसे छूटने ना पाए। बात समझ नहीं आ रही? और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम पीरियड में नया चीज पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब जैसे डीआई, मैंने देखा एग्जाम के 2 दिन पहले तो डीआई चल रहा है, यहाँ पे 24 दिन पहले मुझसे डीआई डिस्कस किया था, मैंने डीआई समझा दिया, तो मैंने बोला बेटा इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी लेवल में आएगा, मैंने लेवल भी अच्छा खासा दिया था डीआई का, लेकिन नहीं करेंगे तो जी पढ़ेंगे। और बताओ 4 दिन पहले डीआई पढ़ रहे थे, फ्रांस ने बोला डीआई पढ़ा दे, मैंने पढ़ा दो अलग से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, हालांकि हमने तो पढ़ाई रखा, मुझे तो पता ही था, लेकिन हमें ये भी पता ना कितना अच्छा कर पाओगे। फिर याद रखो एग्जाम के सर्कुलेशन में कुछ नई चीजें नहीं पढ़ी जाती हैं, ये पद में डाल लो, ठीक है। तो नोट्स बनाने का तरीका क्या है, और ये इसलिए होता है, नोट्स इसीलिए होता है। परसेंटेज हमने एक तरीका बताया था कि परसेंटेज जैसे तुम लिख रहे हो, परसेंटेज में कोई खास चीजें होती नहीं है कि हाँ परसेंटेज में बहुत खास चीजें होती हैं, तो हमने क्या सोचा कि ठीक है परसेंटेज स्टार्ट किया, उसका बेसिक फॉर्मूले जो थे टॉपिक वाइज हमने लिख लेंगे, मेथड होते हैं, यूनिट मेथड होता है, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड होता है, फ्रैक्शन के जो नियम हैं, जो करने के रूल हैं, उनको लिखा, 1-2 एग्जांपल लिखा, बस बात खत्म। अब आएंगे टाइप में अगर फॉर्मूला आ रहा है फॉर्मूला, मेथड आ रहा है मेथड से रिलेटेड एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप, ज्यादा नहीं करना, 1-1 2-2 एग्जांपल, फिर नेक्स्ट टाइप। इस तरह से मान लो 15 टाइप हैं या 12 टाइप हैं, परसेंटेज में 15 या 17 टाइप ने लिखवाए, 17 टाइप परसेंटेज में आते हैं, तो 17 टाइप करोगे और लिख लोगे, हर टाइप के एग्जाम्पल लिख लोगे, विश्वास मानो आप 2 घंटे में पूरा परसेंटेज रिवाइज कर सकते हो। और ऐसे अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना तो 1000 क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज में, 1000 क्वेश्चन को रिवाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, और 1000 टाइप में उन टाइप में कौन सा टाइप भूल जा रहे हो, कौन सा टाइप पिछड़ जा रहा है तुम देख ही नहीं पाओगे। पहले मैथड रिवाइज कर लिया 1 घंटे में, और बढ़िया गए 1 घंटे में 2-4-10 क्वेश्चन हर टाइप के एक ऐसे देख लिया, ठीक है, तो आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो, और 3 दिन के अंदर पूरा अर्थमेटिक मैथ, 4 दिन के अंदर पूरा अर्थमेटिक में रिवाइज। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, आप खाली करने रहते प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहो, और जितना अधिक भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। और जिस चैप्टर में आपके नंबर कम हो या कहीं गलत हो रहा है उस चैप्टर टारगेट बनाओ, अलग से उसको चैप्टर वाइज पढ़ाई करो, यही है बेस्ट तरीका मैथमेटिक्स को अच्छा करने का। तो ये रीजनिंग में और यही आपका जीएस में चलेगा। समझ में आया? कंपटीशन ऐसे निकलो, बिना कोई मॉक टेस्ट दिए समझ जाए कि कंपटीशन में निकाल सकते हैं, हम सीधे यहाँ पढ़ें और सीधे जाएं, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद कंपटीशन में बैठ जाएं और भूले सोचे कि हम निकल जाए, तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत अच्छी तो निकल सकता है, बाकी बेटा निकलेगा तो नहीं, ठीक है। बहुत टफ कंपटीशन है, पहले उसकी करनी पड़ती है अच्छी खासी प्रैक्टिस और स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके उस आप लेवल को टच कर पाते हो। होपफुली ये सारी बातें समझ आ गई सभी को, फॉलो तो कर नहीं रहे हो लेकिन आशा करूंगा कि आप फॉलो करोगे, ठीक है। सभी लोग नोट्स प्रॉपर बनाना स्टार्ट करो, जहां जागो वहीं सवेरा कहते हैं ना, तो पिछला वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जहां से बैठे हो वहीं से बनाना स्टार्ट कर दो। चलो लाओ, क्या डाउट्स हैं आप लोग के? चलो हम बता देते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को, हमें नहीं पता तो हम वस्तुएं बाद में मान लेंगे, ठीक है। ये कर क्या रहा है कि 1 रुपए, ये नहीं, यहां पे हम रुपए लिख रहे हैं बेटा, 1 रुपए, और कितने वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं हैं। अब मान लो 1 रुपए में वो 5 वस्तुएं खरीदता है, लड़का 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद रहा है, और साथ साथ उतनी ही वस्तु, जितनी वस्तु यहां खरीद रहा था उतनी ही वस्तु यहां भी खरीद रहा है, कितने रुपए में? 4 वस्तु 1 रुपए में। प्रति दर का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि 4 वस्तु प्रति रुपए बोला। अब इसका मतलब पहले समझ लो क्या होता है। प्रति का मतलब होता है 1 यूनिट के लिए, है ना, प्रति का मतलब 1 यूनिट के लिए, तो हमने प्रति वाले में जो लिखा होता है उसको 1 यूनिट मान लिया करो, तो 1, और क्या लिखा है, 1 रुपए में कितने वस्तु हैं? 4 वस्तु, इसलिए मैंने लिखा 1 रुपए में 4 वस्तु, 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से है, तो क्वेश्चन को इसका मतलब समझना, मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 4 वस्तुएं, इसका सेंस ये होता है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था क्या कि 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से, इसका मतलब भी वही सेंस होगा कि भाई साहब 5 वस्तुएं 1 रुपए में, तो 5 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदता है, यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु रही होगी, यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु रही होगी, समझ पा रहे ना। तो जाहिर बात वस्तुएं अलग अलग हैं तो रेट क्या होगा, अलग अलग हो, लेकिन उनकी संख्या एक समान है। यहाँ पे भले अलग अलग संख्या दिख रही है लेकिन उसने टोटल जो खरीदी है वस्तुएं वो क्या है, एक समान है। तो मैं यहाँ पे समान बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें मैं किससे गुणा कर दूं? 5 से, इसमें किससे गुणा कर दूं? 4 से, तो 5 को 20 और 5 को 20, तो 20 वस्तुएं खरीद दी, वस्तुएं संख्या समान हो गई नहीं हो गई। अगर मैं इधर गुणा कर रहा हूं तो रुपए भी तो मेरे ज्यादा हो जाएंगे, कितने? 4 से गुणा कर रहा हूं, इसमें कितने से? 5 से गुणा कर रहा हूं, अब कितने रुपए हो जाएंगे?
4 रुपए हो जाएंगे, इधर 5 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 20 वस्तुएं खरीदने के लिए पहले वाली वस्तु को 20 वस्तुएं खरीद रहा हूं। जैसे मान लो पेन खरीदने गया तो 20 पेन खरीदने के लिए पहले हम 5 पेन खरीदने के लिए 1 रुपए दे रहे थे, तो 20 पेन खरीदने के लिए मैं कितने रुपए दूंगा? 4। पहले 20 मान लो अब रबड़ खरीद रहा हूं, ठीक है, तो 4 रबड़ खरीदने के लिए कितने रुपए दे रहा था? 1 रुपए दे रहा था, तो 20 रबड़ खरीदने के लिए मैं 5 रुपए दूंगा। एक पेंसिल हो गया मान लो, एक रबड़ हो गया, एक पेन मान लो, एक रबड़ मान लो। क्या बात सबको समझ आ गया? ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं इन दोनों को, चाहे वो पेंसिल हो चाहे वो रबड़ हो, बेचने का तरीका ये था कि मैंने कैसे बेचा? मैंने 2 रुपए 9 वस्तुओं की दर से बेचा। यानी कि अब मैं, ये खरीद है मेरा, ये मेरा खरीद रेट आया, ठीक है। अब मैं बेचने जा रहा हूं दोनों वस्तुओं को, चाहे वो पेंसिल रहा हो चाहे जो मेरा रबड़ रहा हो, ठीक है। हम दोनों वस्तु खरीदने बेचने गए तो कितने रुपए में बेच रहे हैं बेटा? 2 रुपए में। कितनी वस्तुएं? 9 वस्तुएं बेच रहे हैं। हमें बेचनी कितनी वस्तुएं? 20 और 20 थी, टोटल कितनी वस्तुएं हो गई? 40 हो गई। तो हम ऐसा मानते हैं 20-20 ही मानते हैं कुछ देर के लिए कि 20 इसके पास भी 20 इसके पास भी है, पहला वाला भी 20 है, दूसरा वाला भी क्या है? 20 है, ऐसे समझते हैं। तो दोनों को हम बेच रहे हैं 2-2 रुपए में बेच रहे हैं। ये बात सबको समझ में नहीं आ रही है? तो 20 ये है, 20 ये है। तो अब ध्यान देना, कॉमन सेंस वाली बात है। पहले हमें क्या करना है? इनको 20 बनाना है, 20 वस्तुएं बनाना है। कैसे बनाएंगे 20 वस्तुएं? क्या करेंगे? 20/9 से गुणा करेंगे तो वस्तुएं बन जाएंगी 20। तो इसमें 20/9 से क्या करेंगे बेटा? गुणा करेंगे। तो इसमें भी किससे गुणा होगा? 20/9 से हो जाएगा गुणा। इसमें भी किससे गुणा करेंगे हम? 20/9 से करेंगे। इसमें कितना हो जाएगा? 20/9 से। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 180 बना लेना, जो कि 9 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि बटे में 9 है, पहले हम बता रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें बटे में 9 डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम जहां पे मैंने 4 से गुणा कराया, अब मुझे बताओ 4 से गुणा कराने की जगह पर अगर 180 मुझे बनाना है, कितने से गुणा करा दूं? 180 बनाना है कितने से? 36 से गुणा करा दूं। तो यहां मैं 36 से गुणा करा सकता था, यहां मैं 36 से गुणा करा सकता था, ठीक है। और यहां पे भी कितने से गुणा करा दूं? 45 से गुणा करा दूं, तो यहां मैं 45 से गुणा करा देता, तो यहां पे भी कितना हो जाता बेटा? 180 बन जाता। यहां कितना बन जाता? 180 बन जाता, ठीक है। तो यहां जब 36 से गुणा होता, 36 सिक्के 36, 45 सिक्के 45, तो यहां पे जो बटे 9 वाला गेम है ना वो हट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 180 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करें? 20 से गुणा करें। तो ऑटोमेटिक भी मैं केवल 20 से गुणा करता। अभी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सही लग रहा है? ठीक है। लेकिन ये सोचना कैसे है तो मैंने बता दिया कैसे सोचना है। कुल वस्तुएं मैंने कितनी मानी है? 180 मानी, 180 यूनिट। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? फिर से क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने अलग अलग वस्तुएं मान लो खरीदी रही होंगी। 1 रुपए में 5 वस्तु इधर खरीदी, इधर 1 रुपए में 4 वस्तु खरीदी। फिर मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बेचना है आपको, और बेचने का ये है कि दोनों को भाई किसी कारण वजह से मुझे दोनों को एक ही रेट में बेचना पड़ा, चाहिए वस्तु रही चाहिए वस्तु, दोनों के एक रेट में बेचा कि भाई 2 रुपए में 9 वस्तु मैंने बेच डाली, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मुझे हानि हुई 3 रुपए की हानि हुई, वो बात की बात। अब ये लास्ट वाला स्टम छोड़ ही दो कुछ देर के लिए, पहले आगे की जितनी बातें बोला उसके बारे में सोचेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी वस्तुएं सेम है, साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया कि एक समान वस्तुओं को। अब जब वस्तुएं समान है तो मैं ये कोशिश करूंगा ना कि वस्तुएं जो भी रहे वो क्या रहें, समान रहें। 4-5 था, अलग अलग था। समान बनाने का तरीका क्या होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि इनकी जो वैल्यू आ जाए लास्ट में दोनों में वो क्या आ जाए, एक समान आ जाए। और ऐसा बनाओ कि ताकि यहाँ पे भी करने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी करने तो यहाँ कुछ भी गुणा कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हो, ये फ्री हो आप। तो आप वही गुणा करना चाहोगे ना जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, छोटा और आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया 36 से, यहाँ कर दिया 45 से, ताकि इनकी जो वस्तुएं हैं क्या हो जाए, एक समान हो जाए। इनको 180 बनाने के लिए हमने क्या किया बेटा, 20 से गुणा कर दिया, तो 180 ऑटोमेटिक हमारा बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसमें कितना हुआ बेटा 40, इसमें कितना हुआ बेटा 40। ये हमने क्या किया, खरीदा, ये हमने क्या किया, बेचा। खरीदा कितने में, टोटल बताओ, 81 में हमने खरीदा। बेचा कितने बेटा, 80 में। कितने यूनिट का, कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। और ये 1 रुपए कितने वस्तु के सिस्टम में जा रहा है, टोटल वस्तुएं कितनी है, देखो 360 वस्तुएं, 360 वस्तुएं। ये समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों के समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? पहले देख लो यहां तक, किसी कोई डाउट अभी पूछ लो, फिर मैं बता रहा हूं।
पूछ लो भाई, बता दे। क्वेश्चन में मेन यही है, उसके बाद आप चेंज करने वाला हूँ। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा। सभी को आ गया? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ फिर से। अब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको लेता हूँ। ठीक है, उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेच दिया जाता है। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हो जाती है। यहाँ 1 रुपए की हानि हो रही है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 3 रुपए में। ठीक है, तो उनकी कुल कितनी वस्तुएं खरीदी? अब देखो ध्यान से, 1 रुपए में हानि, तो 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 360 वस्तुएं हैं। 1 रुपए हानि में 360 वस्तुएं आ रही हैं। मुझे 3 चाहिए, कितना आ जाएगा? देखो ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे 3 रुपए का चाहिए भाई। यहाँ हानि कितनी हो रही बेटा? हानि हो रही 1 रुपए में 360 वस्तुओं की। ठीक है, मुझे टोटल 3 रुपए की हानि चाहिए। इसमें कितने से गुणा करूंगा? 3 से। जब मैं इसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 10 80। यही आपकी वस्तुएं हो जाएंगी, यही आपको निकालना। बोला ना, अगला स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। मतलब ये स्टेप में किसी कोई समस्या? यही था कल का हमारा टाइप। सबको समझ आ गया? ठीक है, तो आज हम नया टाइप देखेंगे कोई 226 ना। ठीक है, 2 घड़ियां, यही ना बेटा? 2 घड़ियां हमारे पास, कुल कीमत है 840। 2 घड़ियों की कुल कीमत हमारे पास कितनी है? 840 रुपए। ठीक है, उसके बाद दिया गया एक को 16% लाभ पर, एक को हमने क्या किया? 16% लाभ पर बेचा। ठीक है, और दूसरे को 12% हानि पर, और दूसरी वाले को, सेकंड वाले को 12% हानि पर बेचा हमने। ठीक है, तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो लास्ट में उसको पता चला कि जब मैं कुल देख रहा हूं, कुल में तो ना उसको लाभ हुआ ना उसको हानि, मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा। तो कुल सीपी कितना हो गया? कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय आपका हो गया 840 रुपए हो गया। क्यों? ना लाभ हुआ ना हानि, का मतलब क्या हो? जितने में आपने खरीदा उतने में आपने बेचा। ये हो गया। तो बताना बिके हुए घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने जो बेचा उनका क्रय मूल्य बताना। बेटा ये क्वेश्चन पूछा, शर्म आनी चाहिए। फंस रहा है तो इसका मतलब आंसर गलत है। देखो ध्यान से, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप गए मार्केट में 2 घड़ियां खरीदने गए। घड़ी को मान लें वास्तव W1 और W2, दोनों घड़ी मिला के आपने कितने रुपए खरीदा? 840 रुपए में आपने खरीदा। फिर आपने पहली घड़ी को बेचा तो 16% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, फिर दूसरी घड़ी को बेचा कितने में? 12% हानि पर आपने बेच दिया। तो कुल विक्रय मूल्य आपको बताना है क्या होगा। और हमें क्वेश्चन कुल विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि आपने इनका क्रय मूल्य कितने में आपने खरीदा होगा। मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए कि मैंने इसको X रुपए में खरीदा। किसको? W1 को मैंने X रुपए में खरीदा। अच्छा जी, तो लाभ वाले बिके। ठीक है, मैंने W1 को मान लिया कितना? X रुपए में खरीदा, और W2 को कितना हो जाएगा? टोटल अगर 840 है, अगर एक को X में माना, दूसरा कितना हो जाएगा? 840 माइनस X रुपए में। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक भाई, जैसे 2 घड़ियां खरीदने जा रहे हो, एक घड़ी नहीं पता, मान लो X रुपए में खरीदा, लेकिन आपको ये जरूर पता कि दोनों घड़ी को मिला के हमने कितने रुपए दिया था? 840 दिया था। तो अगर एक घड़ी X रुपए में तो दूसरी घड़ी कितने की होगी? 840 माइनस X, उतना कम कर दो, तो दूसरे घड़ी का रेट पता चल गया। ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक, ये बेटा है क्या? ये सीपी है। क्या है? सीपी। आपको एसपी निकालना है। बताओ सूत्र क्या होता है? तो एसपी बराबर होता है हमारा 100 प्लस, प्रॉफिट हो रहा है प्लस लगाएंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, और बटे में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, और गुणे क्या रख देंगे? सीपी रख देंगे। ये सूत्र होता है, प्लस और माइनस लगाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या है? प्रॉफिट है, तो पहले हम निकालेंगे बेटा W1 के लिए एसपी। तरीका याद है सबको? लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे ना, तो 100 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 116 प्रसमलव बटे 100। किसका? किसका? सीपी का। सीपी कौन है? X, तो लेकिन X का। समझना ये बात? ठीक है, अब मुझे W2 का एसपी निकालना है। हानि हो तो 100 में घटा दो, 100 में 12 घटाओ कितना आएगा? 88 बटे में क्या रहेगा? 100, और गुणे क्या रहेंगे? सीपी। इसका सीपी क्या है? 840 माइनस एक्स। 840 माइनस एक्स
सॉरी x। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने एक घड़ी को इतने में खरीदा, दूसरे घड़ी को इतने खरीदा, लेकिन मुझे ये भी पता है जो कुल खरीद है वो किसके बराबर है, 840 रुपए के बराबर है। तो कुल खरीद मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, काटो इसको, 29/25, ठीक, 29x/25, ठीक है, प्लस इसको जोड़ो, तो गुणा करा दो, काटो वटो, जरा बताओ क्या आएगा, ऐसे रहने दो, 88/100 गुणे 840 माइनस इसको काटो बेटा, कितना हो जाएगा, 22/25x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना रख दोगे, 840 रख देंगे। बोलो यहां तक समझ आ गया, ठीक है, इनको घटा देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 29 में 22 गए, 29 22 गए 7, 7x/25 बराबर प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो 840, ठीक है, और कितना है माइनस 840 गुणे 88/100। कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, 100 के 100 में 88 गए 12, देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम आपका टाइम बचा रहे हैं, तो 12 बचा, तो 12 गुणे 840 बटे कितना 100। ये बात सबको समझ आया, देखो मैंने कैलकुलेशन में गुणा बचाया अपना, मैं गुणा करने से बचा, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा सीधे, 7 से देखो कट रहा होगा, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य कटा, 25 से देखो ये कट रहा होगा, 25 चौके 100, अब देखो 4 तियां 12, 12 तियां 36, कितना हुआ 360। तो जाहिर सी बात है ये जो है ये मैंने 360 रुपए में खरीदा था, ठीक है, अरे आ गया होगा, यही तो आपको निकालना था, लाभ होली निकालना था, लाभ होली कौन है W1, और W1 को कितने रुपए में खरीदा 360 रुपए में, यही आपको निकालना था। बताओ कहां समझ में नहीं आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन था बस और कुछ नहीं। ये समझ में आया ना, एक व्यक्ति 60 रुपए में, कितने रुपए में बेटा 60 रुपए में, ये मनी है तो M और इधर ऑब्जेक्ट तो B, और ले लिया ना। 60 रुपए में कितने संतरे खरीदा है, 20 संतरे खरीदा, इधर संतरे ही लिख देते हैं, चलो हटाओ संतरे, 60 रुपए में 20 संतरे खरीद रहा है, उसके बाद कुछ संतरे तथा उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है, यानी कि अभी भी खरीद ही रहा है वो, कितना खरीदता है इस बार 30 संतरे खरीद लेता है 60 रुपए में, ठीक है। इन संतरों को मिलाकर बेचने जा रहा है और 60 रुपए में 25 संतरे की दर से बेच देता है, 60 रुपए में 25 संतरे की दर से बेच रहा है। ये सीपी के लिए हमारा काम हो रहा है, ये हमारा एसपी के लिए काम हो रहा है। दो कैटेगरी में खरीदा तो दो कैटेगरी में बेचा नहीं, बेचना दोनों को सेम मिला के बेचा है, बात समझ में आ रहा ना, दोनों को सेम मिला के बेचा है इन्होंने, तो ठीक है हम दोनों को सेम लिख देते हैं। मतलब ये अलग टाइप के, ये छोटे वाले संतरे मान लो, एक मान लो बड़े वाले संतरे हैं, एक छोटा वाला संतरा है, एक बड़ा वाला संतरा है, तो ज्यादा बड़ा बना दिया है ना, बड़ा वाला सस्ता मिल रहा है, इधर रखो बड़ा, इधर रखो छोटा, अब ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। और दोनों को सेम रेट में बेच रहा हूं मैं, रेट सेम है, मार्केटिंग का नया तरीका, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मुझसे, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, बेसिक जैसा मैंने सेम वैसे ही करना है जैसे भी मैंने बताया था, लगा सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये वस्तुएं सेम करनी है, क्या करनी है वस्तुएं सेम, आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि हर जगह वस्तुएं क्या हो जाएं सेम हो जाए, तरीका समझो, वस्तुएं सेम कर दोगे जैसे मैंने भी किया था, वस्तुएं सेम करने के बाद रुपए मुझे पता चल जाएगा, कुल सीपी निकाल लेंगे और कुल एसपी निकाल लेंगे, सीपी और एसपी में अंतर पता ही होगा, ज्यादा कम, ज्यादा हो रहा है तो लाभ और कम हो रहा है तो हानि, हानि और लाभ, और प्रश्न निकालने के लिए होता है वो ऊपर अंतर ऊपर सीपी नीचे गुणे 100, करोगे मैं करके बताऊं, अब कितने बच्चों को नहीं होगा, सबका हो जाएगा, बता दें ना, अभी कुछ मुझसे बता ही दो, कहे पूछ रहे हो, जब पूछे ना तो बताओ, खते पूछे ना बताओ, चलो अच्छा ध्यान दो, इनको सेम करने के लिए मैं किससे गुणा कर रहा हूं, इनका लासा देखो, इनका लासा कितना है 60, और 60 और 25 का लासा कितना होता है
कितना 300 300 ना, चलो ठीक, तो 300 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं हम इसलिए मान रहे हैं। अब बताओ इसको 300 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे, इसमें 15 से गुणा करेंगे, इसमें भी कितने से गुणा हो जाएगा 15 से हो जाएगा, इसमें 10 से, इसमें भी किससे हो जाएगा 10 से, इसमें 300 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, कितने से 12 से, इसमें 12 से, इसमें 12 से गुणा कर देंगे। ये बात सबको समझ में आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब यहां देखो 15 छक्का 90, 900, 600, कुल बताओ 1500, ये आपकी खरीद हो गई कि इतने रुपए में आपने टोटल खरीदा था, ठीक है। अब चलो बेचने वाला देख लेते हैं, बेटा बेचो, 12 छंग 72, 720, इसमें भी कितना 720, जोड़ दो कितना 1440, ये आपने बेचा, इतने में खरीदा इतने में बेचा, बताओ फायदा हुआ या घाटा हुआ, घाटा हो गया ना, 60 रुपए घाटा हो गया ना भाई, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो घाटा हुआ या फायदा, घाटा हुआ, कितने रुपए घाटा हुआ 60 रुपए घाटा, तो देखो 60 रुपए घाटा हुआ, सी देखो घाटा जो ऊपर चला गया, लॉस आ रहा है आपका आंसर में, ठीक है। अब 60 ऊपर हो गया, सीपी कहां होता है नीचे, और गुणा कितना होता है 100, ये 0 से 0 गया, 15 चौको 60, 4% की हानि होती है, नहीं सुनाई क्या बात, आ गया, सेम लगा उस तरह जैसे मैंने पहले लगाया था, चलो ठीक है। और कौन सा नंबर डाउट, 43 ना, ठीक है। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे किधर से, रब कर दें इसको, चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे, अब एक व्यक्ति है 5 रुपए में कितने अंडे, इस बार अंडे खा रहा है 3 अंडे, ओके डन। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, और 12 रुपए में 5 अंडे, 12 रुपए में 5 अंडे खरीद रहा है इस बार, ठीक है, और उन्हें अच्छा बेच रहा है, ऊपर ये खरीद रहा है और इसमें क्या कर रहा है बेच रहा है, तो मुझसे बोल रहा है कि 143 रुपए का लाभ होता है, 143 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसे कितने अंडे खरीदे थे, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेटा ध्यान दो, पहले इनको लासा लो, इसमें 5 से गुणा कर दो, इसमें 3 से, 5 तियां, चलो ठीक, 5 से गुणा करो 25 हो गया, 3 से गुणा करो 36 हो गया, मतलब फायदा या घाटा, ये 25 में खरीदा 36 में बेचा, फायदा रहा, कितने रुपए फायदा हुआ, तो कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकाल लो, लाभ निकला कितने रुपए, 36 में 25 घटाओ 11 रुपए लाभ में कितने वस्तुएं मिली, 15 वस्तुएं मिल रही हैं, है ना। लेकिन मुझे कितने की निकालनी है 143, कितने से गुणा करेंगे 13 से, कितने से 13 से करेंगे, चलो इसमें 13 से गुणा करने पर 41 होगा, इसमें 13 से गुणा हो जाएगा, करो 143 रुपए लाभ, कितने वस्तुएं गुणा करना आता है 100, अभी उस दिन मैंने इस टाइप को गुणा करने के एकदम बेहतरीन लॉजिक बताया था, 13 दहम में 130 होता है, 13 25 65 होता है, और 30 60 90 होता है, सीधे देखो जुड़ गया, 190 दे रहे हैं, आ गया था, कितना आया था तुम्हारे को, कितना आया था 195, तुम लोग को भी 195 आया, देखो लग गया था इनका 195 आया था, 90 दे रहे उसको 195 बना लो धीरे, लॉजिक तो 190 195 तो आएगा ना। अच्छा ये देखो ये बच्चे कितने समझदार हैं, इनको पता है कि हमने सही लगाया, तो सीधे लगाए होंगे, आगे बढ़ गए होंगे, नहीं तो होएगा आंसर भी मैच नहीं किया होगा चलिए और बताइए डाउट, और डाउट, बस
नेक्स्ट टाइप चले बेटा, अगर किसी कोई डाउट ना हो तो। यार ये लोग ना परसेंटेज डाले होते हैं। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, दाम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो जब खपत में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कितने परसेंट कटौती करनी पड़ेगी, यही बताना है। इधर ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन ये है कि कोयला, देखो टाइप चलने वाला, टाइप एच, टाइप एच चलने वाला है, जी तक खत्म हो चुका है, टाइप एच। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोयला के दामों में, अब मान लो कोयला जितने भी रुपए में चल रहे थे, उन्होंने 20% की वृद्धि कर दी, 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो दाम में अगर 20% की वृद्धि कर रहा हूं, तो तुम बताओ मुझे, और किसी परिवार को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी पड़ेगी ताकि खर्च बराबर रहे। खर्च यहाँ क्या है, समान है। अगर खर्च समान है तो जाहिर सी बात है खपत को क्या करनी पड़ेगी, कमी। ये परसेंटेज में बता चुके हैं, वही तो परसेंटेज में बता चुके हैं। हालांकि हम फिर पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मार्केट सब लोग जाते हो, अभी कल एग्जांपल दिया, फिर एग्जांपल दे रहा हूं। 100 रुपए आप लेकर जाते हो, 100 रुपए ही लेकर जाओगे, चाहे महंगाई हो जाए चाहे कमी हो जाए, ज्यादा तुम 100 रुपए ही लेकर जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हें मार्केट करने के 100 रुपए मिलते हैं, तुम लेकर गए 100 रुपए में, ठीक है। अब हुआ क्या कि तुमने पहले तुम आलू खरीदने जाते हो, पहले आलू चल रही थी बेटा, थोड़ी सस्ती है, महंगी करो, नहीं ज्यादा महंगी है। हम मानते हैं कि हमारी आलू चल रही थी 20 रुपए किलो, कितनी चल रही थी, 20 रुपए किलो, तो कितने किलो आलू मिलेंगी 100 रुपए में, 5 किलो मिलेंगी। अब हुआ वृद्धि, अब तुम्हारा क्या हुआ, वृद्धि हो गई, किसमें वृद्धि हो गई, आलू के रेट में वृद्धि हो गई। अब जो 20 रुपए किलो आलू चल रही थी, अब वो चलेगी 50 रुपए किलो में, कितने रुपए किलो में, 50 रुपए किलो में। तो मुझे अब बताओ आलू कितने किलो खरीदोगे, खपत की बढ़ोतरी या कमी हुई, खपत की कमी करनी पड़ी, क्योंकि रेट में क्या हुई, बढ़ोतरी। खर्चा सेम था, खर्चा 100 रुपए पहले भी था, खर्चा 100 रुपए अभी भी है। तो यही तुम्हें सोचना है कि जो खपत में कमी कर रहे हो ना, वो कितनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, दाम कितना है, 20% बढ़ा दिया, ध्यान देना 20% मतलब क्या होता है, 20/100, तो काटोगे कितना आएगा, 1/5। तो जो नीचे वाला होता है बेटा वो खरीद होता है, इनिशियल। तो पहले दाम कितना था, 5 रुपए मान लो, कितना हो गया 6, कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, तो 5 1 6 हो गया। ये बात समझ में आया, ये हो गया दाम। अब खपत की बात करते हैं। खपत जो होता है दाम का उल्टा होता है, दाम जितना ज्यादा होगा खपत उतनी कम होगी, दाम जितना कम होगा खपत उतनी। जब आम सस्ता आता है ना, 10-10 किलो आम लेकर जाते हो, और जब आम महंगा होता तो आधा किलो में काम हो जाता तुम्हारा, सेम वही चीज है। तो यहाँ पे खपत हो गई उल्टा, इधर 5 6 इधर क्या हो जाएगा 6 5। जब 5 रुपए में था तो 6 ले रहे थे, अब 6 रुपए में हो गया तो 5 ले रहे हैं। कितने का अंतर आया, 1 यूनिट का अंतर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा था, परसेंटेज बताना है बेटा, तो 1 का अंतर आया वो ऊपर, खपत का बताना ना बेटा, खपत पहले कितनी थी 6, गुड़ा कितना 100, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, कितना आएगा 16 सही, 2/3 हो गया उत्तर। भाग करा के दिखा दें, इसको भी सिखाया था, भी अलग से सिखा रखा है, अभी न कर पाओ, गड़बड़ी है। ये समझ में किसको नहीं आया बताओ, आ गया सबको, आ गया। परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका है, जिसको निकालना चाहते हो वो ऊपर, हमेशा परसेंटेज इनिशियल में लगता है। इनिशियल कितना है मेरा 6, तो 6 नीचे, और गुड़े क्या रहेगा 100। खपत का निकालो तो खपत में काम करेंगे, दाम का निकालते तो दाम में काम करते हैं। कहानी सबको समझ में आ गई, ठीक है। हो गया क्लियर, एक और दो बता दें, एक दो और बता दें। इसी टाइप को बता देंगे, थोड़ा टाइप चेंज कर दें, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बदल दें कि थोड़ा सेम इसी तरह के क्वेश्चन दें, सेम इस तरह दे दें, एकदम सेम ही दे देते हैं, रुक जाओ सेम दे देते ना। चलो हम एक क्वेश्चन सेम एकदम दे रहे हैं, अब इसको तुम लोग बताओगे ना, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, करेंगे सब लोग, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। क्वेश्चन ये है, किसी दाम को 25% की वृद्धि कर देने पर, 25% की वृद्धि कर देने पर खपत कितने % कम करनी पड़ेगी, खपत
कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? अगर दाम में 25% की वृद्धि कर देने पर खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, ये मुझे बताना है। लगाओ। हो गया? हो गया आपका? करो करो। इधर आप लोग का हो गया? बेहतरीन आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने, और कैलकुलेशन छोटा रहा इसलिए मैंने 25 ऐसे उठाया। हो गया? सभी का गया? सभी का गया? स्वाति बताएंगी। 20%। बेहतरीन आसान हो गया था, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था क्या? 25% का मतलब क्या होता है? कितना होता है? 1/4। पहले कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? ये क्या है? मूल्य है, दाम है ना। ठीक है, तो बताओ खपत क्या होगी बेटा? खपत क्या होगी? 5 और 4। ठीक, अंतर कितने का आया? 1 का आया। 1 का अंतर आया, 1 कहाँ रहेगा? ऊपर। इनिशियल कौन है? 5, नीचे गुणे 100, 20/100, 20% आ गया। सबको समझ आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और दे देंगे, अब कर लोगे इस टाइप का? कर लोगे? अच्छा दे दें, चलो देते हैं। खपत में 20% की वृद्धि कर देने से, खपत में 20% की वृद्धि कर देने से मूल्य में कितने % की कमी करनी होगी? खपत में 20% की वृद्धि कर देने के लिए मूल्य में कितने % की कमी करनी पड़ेगी यदि खर्च समान हो तो? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये बस उल्टा कर दिया मैंने। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, खपत में 20% की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, मूल्य में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? नहीं सुनाई बात? इस बार खपत में कर दिया तो खपत का उल्टा कौन होता है? खर्च होता है, सेम सूत्र लगेगा, 20 आएगा। अरे दीदी तुम तो पूरी मेहनत में पानी फेर देती हो। कितना आया? 16 सही 2/3। याद रखना खर्च खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन तरीका एक चीज है, जो खपत और मूल्य दोनों विपरीत होंगे तब जब खर्च क्या हो? सेम। सपोज करो महंगी सब्जी हुई और रुपए ज्यादा लेकर चले जाते हो, तो फिर लॉजिक फेल हो जाता है। ये लॉजिक तब लागू होता है जब जो मेरा खर्च है वो सेम रहे। 100 रुपए पहले भी ले जाते थे, 100 रुपए बाद में भी ले जा रहे हो, तब ये लगेगा लॉजिक, नहीं फेल हो जाएगा। सबको बात समझ आ गया? नहीं आ गया? ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मुझे लगता है वैसे क्वेश्चन लगा लोगे, इसलिए हम क्वेश्चन चेंज करने वाले हैं। ठीक है, एक दुकानदार 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम कितने रुपए में? 13.5 रुपए में की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। ठीक है, हो गया ये बात? वो इन चीनियों को 16 रुपए की किलोग्राम की दर से, 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है, मिलावटी राम है। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर में बेचना चाहिए? तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर में बेचना चाहिए? इसका बताओ, अगर 1 किलो चीनी खरीदे रहे हैं कितने रुपए में? 13.5 रुपए में। बताओ 80 किलो चीनी कितने रुपए मिलेगी? 10.80। 1 किलो चीनी कितने रुपए में खरीदे हैं? 16 रुपए में। 120 किलो चीनी कितने रुपए मिलेगी? कितना? 19-20। ठीक है, तो कुल सीपी हमारा कितना हो जाएगा? कितने हजार? 3000। सही जोड़ा ना? ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। अब हमारे पास एसपी चाहिए। सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट प्लस 100 है ना, तो मतलब 120/100 और गुणे कितना? सीपी 3000। 20 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12×36 कितना? 00। ठीक है, अब ये हमारे पास आया कितने के? ये हमारा कुल एसपी आया बेटा। अब बताओ कुल हमारा एसपी इतना है, कितना किलो चीनी है इतने में? जोड़ो 200 किलो चीनी है। अब बताओ 200 किलो चीनी हमें मिला 3600 रुपए में, तो बताओ 1 किलो चीनी कितने मिला होगा?
1 kg कितने मिला होगा, तो हम क्या करेंगे 3600 रुपए में 200 क्या करा देंगे भाग, 18 रुपए आ जाएंगे। एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर, एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा। कितने लीटर खरीदा, 70 लीटर खरीदा, और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। क्वेश्चन ये 254 नंबर, 5 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण को वो 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता, तो प्रस्तुत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रस्तुत लाभ ज्ञात कीजिए। फिर से बोलें क्वेश्चन को, आ गया, लगाओ सब लोग 7 से 1/7 कैसे, सही है। ये पानी का भी रेट देखो लगा दिया उसने। ये तो सबको पता होगा गांव घर में कि अगर आप 4 लीटर दूध धोते हैं, मतलब निकालते हैं, तो 1 लीटर तो पानी धीरे में मिला ही देते हैं। अब सोचने की बात यह है, अगर वो 40 में दूध बेच रहे हैं तो उसने 1 लीटर पानी को भी किस रेट में बेचा, सोचे देखो एक बार। भाई साहब जैसे मान लो 4 लीटर दूध उसने निकाला भैंस से, ठीक है, और निकालने के बाद 1 लीटर पानी भी मिला दिया, और बेच रहे हैं 40 में ही बेच रहे हैं, तो पानी का रेट भी उन्होंने कितना लगाया है, 40 में तो लगाया, क्योंकि टोटल तो दूध वो 5 लीटर बेचेंगे ना, तो 5 लीटर का दूध तो उनको 40 रुपए के अकॉर्डिंग मिलेगा। वही चीज इसमें भी क्वेश्चन लगाई गई है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक दूध वाले ने 630 रुपए में, कितने रुपए में, 630 रुपए में 70 लीटर दूध, 70 लीटर दूध खरीदा, और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अब बताओ पानी का कोई मूल्य है क्या, पानी का रेट तो यहाँ चलता नहीं मार्केट में, बढ़िया हैंडपंप से भरा उठाया डाल दिया, तो पानी को हम मान लेते हैं 0 रुपए में। तो अब टोटल मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं 630 में उसने कितने लीटर खरीद लिया, 75 लीटर खरीद लिया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि मिश्रण को वो 9 रुपए प्रति लीटर की दर से, कितने रुपए, 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। अगर वो 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, 1 लीटर में 9 रुपए, तो मुझे बताओ 75 लीटर में कितने रुपए, तो एसपी निकल आएगा उसका, तो किससे गुणा कर देंगे, 75 से गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। ये था उसका सीपी और ये था उसका एसपी। आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 45 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ रहता है ऊपर, परसेंट बताने के लिए, सीपी रहेगा नीचे, गुणा 100, 0 0 खत्म, 9 से 9 अपना 45 और 9 सते 63, कितना 50/7, 7 सते 49, 1 से। क्लियर है ना ये बात, किसको समझ में नहीं आया बताओ, सभी को आ गया। बेहद आसान प्रश्न था, और मुझे लगता है ये टाइप में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोग ये टाइप कंप्लीट करके लाना। कल हम आई और जे पढ़ाएंगे, कल 2 टाइप चलेंगे, अगर डाउट ज्यादा नहीं आएंगे तो। डाउट ही सॉल्व करने में पूरा समय चला जाता है ना, ज्यादा डाउट हो जाते हैं।